बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक साझेदारी संलेख। अब ये संलेख क्या होता है कि ऐसा डीड या पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख जिसमें जो है पार्टनरशिप शुरू करने से पहले सभी बातें जो है मेंशन की जाती है, लिखी जाती हैं कि हमारी पार्टनरशिप में हमने ये चीज़ें रखनी हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो पार्टनरशिप हमारी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए, क्योंकि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप जब शुरू करते हैं तो मौखिक या लिखित रूप में उन्हें एक डीड अवश्य चाहिए, एक ऐसा ठहराव अवश्य चाहिए जिससे वो अपनी पार्टनरशिप को जो है शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप चला सकते हैं। अदरवाइज उनके झगड़े होंगे। तो इसके लिए अनिवार्य है कि एक पार्टनरशिप डीड जो है वो तैयार की जाती है। क्योंकि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक है, अतः कुछ ऐसे नियम या शर्तें तय होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदार सहमत हों। ये नियम या शर्तें जो है वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। कानून के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि वो मौखिक है कि लिखित है। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये नियम जो है या शर्तें जो है वो लिखित में ही हो। लेकिन ऐसा भविष्य में जो झगड़ा होता है उस झगड़े से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो सके उनको हमें लिख लिया जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में मौखिक और लिखित दोनों में ही जो है हम पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। कानूनी आवश्यकता के अनुसार जो ये आवश्यक नहीं है कि हम सिर्फ लिखित में ही रखें, मौखिक में भी हम जो है अपनी पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में जो है कोई भी पार्टनर अपनी बात से अगर मुकर जाता है तो उससे झगड़े की संभावना रहती है। इसलिए उस झगड़े को दूर करने के लिए जो है पार्टनरशिप डीड जो है लिखित में हमें जो है अपने पास तैयार करके रखनी पड़ती है। अब उसके लिए क्या क्या बातें अनिवार्य हैं तो वो हम आपको बताते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप या साझेदारी अंतर नियम भी कह सकते हैं कि साझेदारी के जो अंदर के नियम है वो सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं। तो अगले हमारे चलते हैं हम आगे कि हमारे पास इसमें क्या क्या बातें अनिवार्य हैं। फर्म का नाम व पता। अब पता क्या होता है? एड्रेस, कि फर्म का क्या नाम रखा जाएगा सभी पार्टनर्स की सहमति से। वो पार्टनर्स दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकते हैं, जिसकी लिमिट है 50 तक, 50 तक की। 50 तक के साझेदार सदस्य जो है पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए उनके जो फर्म का नाम है वो भी पहले से ही फिक्स किया जाएगा कि वो अपनी फर्म का नाम रखेंगे क्या, और वहाँ उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर होगा। फिर साझेदारों के नाम व पते, यानी अब उनके भी नाम कि साझेदार को रियल नेम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। ये सभी बातें इसलिए अनिवार्य हो सकता है कि जो भविष्य है उनमें उनके झगड़े की जो संभावना रहती है तो उनसे इन्हें इन सभी बातों का पता होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है, साझेदारी फर्म जो है व्यवसाय करना चाहती है उस व्यवसाय की प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? व्यवसाय का प्रकार। अब वो व्यवसाय का प्रकार क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि व्यवसाय जो है आज किसी भी मात्रा तक जो है बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई 10-20 लाख रुपए लगाए कोई बिजनेस शुरू करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस जो है अरबों में भी अब जो है किया जाता है लगा करके पूंजी। तो इसलिए साझेदारी फर्म जो है, यानी जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपस में पार्टनर्स, तो उन्हें देखना होगा कि उनकी व्यवसाय का जो प्रकार है वो कितना बड़ा है। तो ये भी पहले से ही तय होगा उनका, तो इसके लिए वो साझेदारी संलेख में ये बात मेंशन करेंगे। फिर साझेदारों की पूंजी। अब जो पार्टनर्स हैं, दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर्स अपने उसमें शामिल हो रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो सभी पार्टनर्स अपनी पूंजी कितनी कितनी मात्रा में लेकर के आएंगे या लगाएंगे बिजनेस में, तो वो भी पहले से ही तय किया जाएगा। फिर पूंजी पर ब्याज। अब जिस पार्टनर्स ने अधिक पूंजी लगाई है तो उस पर उन्हें ब्याज दिया जाएगा। यानी मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब जो बी और सी है वो लेकर आ रहे हैं 2-2 लाख रुपए, ठीक है, और सी भी 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। लेकिन जो ए है वो हमारे पास लेकर आ रहा है पूंजी 4 लाख रुपए की, ठीक है। तो अब देखिए बी और सी की जो है वो तो इक्वल अमाउंट है, लेकिन जो ए है वो कितनी की लेके आ रहा है? 4 लाख रुपए की। तो इसका मतलब वो अधिक राशि लेकर आ रहा है। जो अधिक राशि अपने बिजनेस में लेकर आ रहा है लेकिन वो पार्टनरशिप में इक्वल रखना चाहता है, तो इसका मतलब जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसकी पूंजी के हैं उस पर वो उस फर्म से क्या पाएगा? ब्याज प्राप्त करेगा। जो भी अधिक राशि वो देगा इन सभी पार्टनर से अलग, ठीक है। आगे हमारे पास है आहरण। आहरण के बारे में मैं आपको प्लस वन में भी बता चुकी हूँ। आहरण होता है ड्रॉइंग। क्या होता है? ड्राइंग।
अब ड्राइंग क्या होती है? ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉ करना, ड्रॉ का मतलब होता है कि बिजनेस से कोई भी वस्तु निकाल ली या फिर पैसे निकाल लिए किसी भी पार्टनर से, ए ने, बी ने या सी ने, किसी भी पार्टनर ने। तो जब उसने बिजनेस से कोई भी पैसे ड्रॉ करे हैं तो जाहिर है कि वो पैसे उसे वापस भी करने हैं। तो इसलिए अगर कोई पैसे बिजनेस से ड्रॉ कर रहा है तो वो किस मात्रा तक जो है बिजनेस से निकाल सकता है, ये बातें भी वो पहले ही साझेदारी संलेख में शामिल करेंगे। अगला है आहरण पर ब्याज। अब जब पैसे ड्रॉ कर रहा है कोई भी पार्टनर्स बिजनेस से, तो उसके लिए उन्हें फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। किसको? फर्म को। याद रखना यहाँ पर फर्म को ब्याज दे रहे हैं जब उन्होंने पैसा ड्रॉ करा है, लेकिन जब पूंजी लगाते हैं तो फर्म पार्टनर्स को देती है। ये बातें याद रखना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब पूंजी पर ब्याज है वहां पर तो फर्म पार्टनर्स को देगी, लेकिन जब आहरण पर ब्याज होगा तब फर्म को ब्याज दिया जाएगा इन पार्टनर्स के द्वारा जो भी पैसे ड्रॉ करेगा उसके द्वारा। तो बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लाभ हानि विभाजन का अनुपात। अब उन्होंने जैसा कि पार्टनरशिप डीड में पहले से ये बात मेंशन करेंगे कि उन्हें अगर बिजनेस में लाभ हो जाता है तो वो उसको किस रेशो में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। या तो हो सकता है कि उनकी पूंजी के अनुपात में बांट ले, या फिर इक्वल बांट ले, या फिर अन्य कोई भी रेशो। ये बात वो पहले से मेंशन करेंगे कि वो किस अनुपात में अपनी लाभ हानि को बांटेंगे बिजनेस में। नेक्स्ट हमारे पास है वेतन। वेतन होता है सैलरी। अब कोई भी पार्टनर्स जो है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, ऐसा तो नहीं है कि तीनों ही पार्टनर स्वामी होंगे उस बिजनेस के। कोई एक व्यक्ति स्वामी हो गया, कोई एक एजेंट हो गया, तो कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो बिजनेस में काम करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो जब वो बिजनेस में काम करेगा और उसने अलग से पैसे लगा करके बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो उसे काम करने की अलग से सैलरी दी जाएगी। ये बात भी पहले से ही वो मेंशन करेंगे कि अगर कोई भी पार्टनर हमारे इस बिजनेस में कार्य करेगा तो उसको अलग से सैलरी दी जाएगी। तो ये भी जो है पार्टनरशिप डीड में पहले से ही बात मेंशन होगी। ख्याति। ख्याति का मतलब होता है गुडविल। गुडविल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई भी नया साझेदार प्रवेश करता है, तो उसकी ख्याति या फिर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय की ख्याति का जो राशि है वो उसको वो किस प्रकार बांटेंगे। यानी कोई नया प्रवेश कर रहा है साझेदार या फिर कोई पुराना पार्टनर जो छोड़ करके जा रहा है, तो उसमें उनकी जो गुडविल की राशि है वो किस प्रकार बांटेंगे। तो ये बात भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में जो है शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगला फर्म के हिसाब किताब की अवधि। अब फर्म के हिसाब किताब की अवधि जो है वो हो सकता है पूरे साल की हो, यानी पूरे 1 साल की हो, वार्षिक हो, या फिर अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने बाद ही जो है सारा हिसाब किताब एक बार लिख करके जो है बैलेंस शीट तैयार करना, दोबारा फिर उस बिजनेस की जो है ट्रांजेक्शन शुरू करना। ये फर्म के हिसाब किताब की अवधि भी पहले से ही मेंशन करेंगे कि वो 6 महीने की होगी या फिर 1 साल की होगी। यानी 6 महीने बाद वो है पुस्तकें तैयार की जाएंगी या फिर पूरे 1 साल बाद तैयार की जाएंगी। उसके बाद है फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग। अब फर्म के हिसाब किताब लिखने का जो ढंग है, उसकी लेखा पुस्तकें या फिर उसके परिपत्र जो है वो किस प्रकार सुरक्षित रखे जाएंगे, उनको कितनी पुस्तकों में लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बिजनेस में बनाते हैं जर्नल, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसके लिए जो है पहले ही उन्हें लिखने का जो ढंग है वो तय किया जाएगा किसमें? साझेदारी संलेख। अगला हमारे पास है लेखा प्रशिक्षण। अब लेखा प्रशिक्षण क्या होता है? लेखा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। अब यहाँ पर लेखा का प्रशिक्षण कैसे हो रहा है? लेखा का प्रशिक्षण का मतलब होता है कि मान लीजिए जो तीनों पार्टनर्स हैं उनको लेखा पुस्तकों में जो है लिखित नहीं करना आता कि कौन सी पुस्तक में कैसे अमाउंट लिखनी है, कैसे शो करनी है। तो उसके लिए या तो उनमें से कोई ट्रेनिंग ले लेगा या फिर किसी अन्य ऑडिटर को वो अपने पास नियुक्त कर लेंगे। यानी एक ऐसे व्यक्ति को जो उनके हिसाब किताब को स्वयं लिखे, उसको अच्छे से पुस्तकों में जो है ट्रांसफ़र करे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तीनों पार्टनर्स को उन सभी चीज़ों की नॉलेज होना, उन्हें सिर्फ बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस को चलाना किस प्रकार है। इसके लिए तो वो अलग से कोई मैनेजर वगैरह भी रख सकते हैं, कोई ऑडिटर भी रख सकते हैं जो उनकी लेखा पुस्तकें जो है स्वयं तैयार करते हैं। अगला हमारे पास है साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि। अब ये बात भी पहले से ही मेंशन करेंगे कि जो पार्टनरशिप है वो उनकी कब से शुरू होगी। पार्टनरशिप जो है वो कब से शुरू होगी, उसकी कौन सी तारीख होगी। तो ये बात भी पार्टनरशिप डेट में पहले से मेंशन करेंगे।
फिर साझेदारी की अवधि। अब आप कहेंगे कि साझेदार की अवधि क्या होता है? साझेदार की अवधि का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप उन्होंने शुरू की है उसका समय क्या होगा। हो सकता है पार्टनरशिप 5 साल के लिए हो सकता है पार्टनरशिप 10 साल के लिए हो। तो इसके लिए ये बात पहले से ही मेंशन की जाएगी कि जो पार्टनरशिप की अवधि है वो उनकी कितनी होगी। और उसके बाद जो है उनकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद हो जाना। अगला हमारे पास है गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। अगला हमारे पास है बैंक में खाते। अंक अगला हमारे पास है बैंक में खाते। बैंक में खाते का मतलब होता है कि बैंक में जो अकाउंट बनाए जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड वो फर्म के नाम से होंगे या पार्टनर्स के नाम से होंगे। इसके लिए वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में जो है वो मेंशन करेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो बैंक में खाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के नाम से हो सकता है वो पार्टनर कहे कि नहीं ये तो झगड़े वाली बात हो जाएगी तो फर्म का ही नाम चलने दें। अब फर्म का नाम तो चल दिया लेकिन उसके लिए एक व्यक्तिगत साइन भी किया जाता है तो वो कौन सा पार्टनर करेगा। तो उसके लिए भी ये सारी बातें जो है पहले से ही पार्टनरशिप डेट में मेंशन होगी कि जो बैंक में खाते खोले जाएंगे वो फर्म के नाम से होंगे या किसी व्यक्ति के नाम से। फिर उसमें से पैसे निकालना या पैसे डालना तो उसमें जो भी साइन वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं वो किस पार्टनर के द्वारा होगी। तो कौन सा पार्टनर उसके लिए साइन वगैरह करेगा, ये बात उनकी पहले से मेंशन होगी। फिर साझेदार के प्रवेश करने के नियम। अगर कोई नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या नियम होंगे ये बातें भी वो पार्टनरशिप डेट में पहले से ही शामिल करेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसके लिए उसे कितनी मात्रा में पूंजी लानी होगी और किस प्रकार उसे काम करना होगा या वो पार्टनरशिप में आना चाहिए या नहीं। इन सभी बातों को वो नियम पहले से ही मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डेट में। अगला है अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम। अवकाश ग्रहण का मतलब होता है छुट्टी ले जाना। किससे? पार्टनरशिप डीड से। तो इसका मतलब पार्टनरशिप खत्म कर जाना। तो जब पार्टनरशिप खत्म करेंगे तो उसके हिसाब किताब वो किस प्रकार चुकता करेंगे, उसके नियम कि लास्ट में जो बैलेंस है वो उसको किस प्रकार बांटेंगे, इसके भी नियम जो है उन्हें पहले से मेंशन करने होंगे पार्टनरशिप डीड में कि जब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी किसी कारणवश तो वो अपने उन पैसों को किस प्रकार ट्रांसफ़र करेंगे, आपस में किस प्रकार बांटेंगे। विवादों का निपटारा। अगर उनके बीच झगड़ा हो जाता है तो वो अपने विवादों का निपटारा किस प्रकार करेंगे, इसके लिए भी पहले से ही जो है वो बात मेंशन की जाएगी। झगड़े होने की कई बातें हो सकती है। झगड़े होने की बातें ये हो सकती है कि जो इन्होंने ये सारी बातें इसमें लिखित में रखी है साझेदारी संलेख में, अगर उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं करते तो उसमें उनके विवाद होने का विवाद होगा ही होगा, ये जाहिर है। तो उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, इसके लिए पहले से ही साझेदारी संलेख में जो है वो बातें मेंशन करेंगे। अब हमने ऊपर छोड़ा था एक पॉइंट कि गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग करना। अब ये प्रयोग गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग जो है वो कैसे करेंगे, देखिए ज़रा। गार्नर बनाम जो मुर्रे हैं उनका एक रूल है किसमें, पार्टनरशिप में। अब वो रूल क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा। गार्नर वर्सेस मुर्रे जो हैं उनका एक निर्णय है या एक उन्होंने जो है रूल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग करना। गार्नर बनाम जो मुर्रे हैं उन्होंने निर्णय लिया हुआ है किसके प्रति, पार्टनरशिप के प्रति, कि पार्टनरशिप में जो है अगर उनकी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत होती है, कोई नया पार्टनर आता है तो उसके लिए कुछ निर्णय वो लेते हैं। तो कैसे, देखिए। गार्नर बनाम मुर्रे के अनुसार जो है एक निर्णय है कि मान लीजिए कोई पार्टनर्स, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अब ए, बी, सी तीनों ने मिल करके एक पार्टनरशिप शुरू करी है और तीनों ही पार्टनर्स अगर फिक्स कैपिटल लेकर आते हैं, फिक्स का मतलब होता है सेम कैपिटल लेकर आना है, जैसे 2-2 लाख रुपए तीनों की कैपिटल है, ठीक है। अब तीनों की कैपिटल जो है वो 2-2 लाख रुपए है, फिक्स है। तब क्या होगा, अगर उनकी फिक्स कैपिटल वो लेकर के आते हैं तब मान लीजिए जैसे गार्नर बनाम मुर्रे की जो हमारे पास रूल है उसका क्या है कि अगर कोई पार्टनर्स फिक्स कैपिटल लेकर के आ रहा है, यानी तीनों ही पार्टनर जो फिक्स कैपिटल लेकर के आते हैं और तीनों ही पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर का दिवालिया हो जाता है, पार्टनर का दिवालिया, दिवालिया का मतलब होता है कि एक पार्टनर जो है वो घाटे में चल रहा है, लॉस हो गया उसका, उसका इतना लॉस हो गया है कि उसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। तो जब एक पार्टनर्स का दिवालिया हो गया है तो बाकी के, मान लीजिए यहाँ पर सी का जो है दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है,
मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी में से जो है सी एक पार्टनर है जिसका क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है। ठीक है, जब सी का दिवालिया हो गया है तो बाकी के ए और बी जो पार्टनर हैं उसकी इस भरपाई को वो किस प्रकार पूरा करेंगे। जब उन्होंने फिक्स कैपिटल लगाई है तो वो फिक्स रेशो में, मान लीजिए तीनों पार्टनर ने 2-2 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, तीनों पार्टनर्स ने 2-2 लाख लगाए थे और सी का जो है वो दिवालिया हो गया है, तो बाकी के पार्टनर की क्या रेशो होगी, इक्वल 1:1। तो वो क्या करेंगे, तीसरे पार्टनर्स की पैसों की भरपाई वो दोनों अगर कर रहे हैं तो इक्वल रेशो में करेंगे। जब उनकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। तब क्या होगी उनकी कैपिटल, जब फिक्स होगी। लेकिन अगर तीनों ही पार्टनर्स की जो कैपिटल है अगर वो फ्लक्चुएटिंग हो, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग हो, इसका मतलब होता है अस्थिर होना। अस्थिर का मतलब कि फिक्स नहीं है उनकी कैपिटल। जब तीनों ही पार्टनर्स अपनी जो कैपिटल वो फिक्स ना लेकर आए, जब वो फिक्स ना लेकर आए तो इसमें क्या किया जाएगा, उनकी जो कैपिटल है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि सी का दिवालिया हो गया है तो दो ही पार्टनर्स बचे हमारे पास। दोनों ही पार्टनर्स की जो है वो कैपिटल क्या है, अस्थिर है, यानी फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं होगी तब हमें इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना होगा कि उनकी कैपिटल में हमें सारे के सारे प्रॉफिट अगर कोई हैं, अगर हमारे पास कोई रिजर्व हैं पुराने, तो उनको पहले क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर जो राशि आएगी उस राशि में से हमें अगर कोई लॉस हुआ है पुराना, हमारे पास कोई लॉस है तो वो घटाना होगा। और अन्य फिर कोई एक्सपेंसेस हमने कर दिए हैं पार्टनर्स ने तो वो हमें घटाने होंगे। तो उन सभी को घटाने के बाद जो राशि बच कर के आएगी उस राशि के हिसाब से जो है उस पार्टनर्स को वो क्या करेंगे, पैसे पे करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका दिवालिया निकल गया है। और ये बात उन्होंने पहले से ही मेंशन करी है कि गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा या नहीं, ये बात भी पहले से ही वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार दोबारा फिर कल से इसका जो है रूल आपको अच्छे से समझाऊंगी गार्नर बनाम मुर्रे का। तो गार्नर बनाम मुर्रे का जो निर्णय है उसका प्रयोग वो अपनी पार्टनरशिप डीड में करेंगे या नहीं, इसके लिए वो बात पहले से ही मेंशन करेंगे किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और इसके लिए एक रूल है गार्नर बनाम मुर्रे के अनुसार जो उन्होंने पार्टनरशिप के प्रति रखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप है उसमें अगर किसी का दिवालिया हो जाता है तो उसके साथ कैसा है, उसको कैसे जो है राशि पे करनी है, उसको कैपिटल और लॉस में किस प्रकार का हिस्सा दिया जाएगा या बाकी के पार्टनर्स उसकी कैसे हेल्प करेंगे। तो इन सभी बातों का जो है उनके निर्णय में जो है मेंशन किया गया है। तो ये था आज के लिए हमारे पास इतना ही, बाकी का कल।